सभी को नमस्कार। आप सभी का पॉलिटी स्कूल चैनल में स्वागत है। हमने प्लेटो से बारे में पहले 2 वीडियो पढ़े, जिसमें प्लेटो की संपूर्ण जानकारी संक्षिप्त रूप में हमने देख ली थी। अब हम पाश्चात्य चिंतक में दूसरे चिंतक को पढ़ते हैं, अरस्तु को। अरस्तु भी यूनान का ही रहने वाला था और प्लेटो का शिष्य था। अरस्तु का जन्म 384 ईसा पूर्व में हुआ, मृत्यु 322 ईसा पूर्व में हुई। मैक्सी कहता है कि अरस्तु क्या है, प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक है। कौन कहता है? मैक्सी। मैक्सी ने प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक किसे कहा? अरस्तु को कहा। अरस्तु को तुलनात्मक राजनीति का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि इसने 158 संविधानों की तुलना कर उनका अध्ययन किया। राजनीति विज्ञान को अरस्तु ने क्या कहा है? मास्टर साइंस कहा है, परम साइंस कहा है, परम विज्ञान कहा है। किसको? राजनीति विज्ञान को अरस्तु ने। जो प्लेटो की शिक्षण संस्था थी उसको अपन ने देखा था कि क्या नाम दिया था? अकेडमी। और जो अरस्तु ने जो शिक्षण संस्था खोली उसका नाम है लाइसियम। क्या नाम है? लाइसियम। अब अरस्तु की कुछ पुस्तकें देखते हैं, प्रारंभिक पुस्तकें। उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है वो तो आपको मालूम है, द पॉलिटिक्स। इसमें पोलिस का जिक्र है, मतलब नगर राज्यों का जिक्र है। किसका जिक्र है? नगर राज्य। उस समय यूनान में जो नगर राज्य थे उनका जिक्र है पॉलिटिक्स। द कॉन्स्टिट्यूशन में 158 संविधानों की तुलना कर उनका अध्ययन किया गया है। और निकोमेनियन एथिक्स में मानव आत्मा का अध्ययन है। किसका अध्ययन है? मानव आत्मा का अध्ययन है। अब चलते हैं पॉलिटिक्स की तरफ। पॉलिटिक्स में क्या है? एक तो है सामूहिक निर्णय बुद्धि सिद्धांत, मतलब निर्णय लेने का अधिकार किसमें होगा? जनता के पास होगा, पूरे समूह के पास होगा। सामूहिक तौर पर निर्णय लेंगे वो लोग। तो पॉलिटी नगर राज्य में निर्णय लेने का अधिकार जनता के पास होगा, लेकिन उनका क्रियान्वयन, उनको लागू करने का अधिकार विशेषज्ञों के पास होगा, मतलब कुलीनों के पास होगा। प्लेटो के आमूल परिवर्तनवादी सुधार, जैसे उन्होंने साम्यवाद की बात की, दार्शनिक राजा की बात करी, आदर्श राज्य की बात करी, तो ये कैसे आमूल परिवर्तनवादी, रेडिकल है ना, आमूल परिवर्तनवादी सुधार है। दार्शनिक राजा, परिवार, संपत्ति का साम्यवाद, इनके विपरीत अरस्तु कैसा था? यथास्थितिवादी था। ये प्रथाओं को मानने वाला लोग था। जैसे जमाया काम है वैसे चाहता था कि ऐसे जमाए रहे। अरस्तु उदार यथास्थितिवादी का समर्थक था। अब प्लेटो और अरस्तु की तुलना करते हैं। अरस्तु राज्यों का वर्गीकरण प्लेटो के स्टेट्समैन से लेता है। मतलब अरस्तु ने जो राज्यों का वर्गीकरण किया, जो राज्यों का वर्गीकरण किया वो कहाँ से लिया? प्लेटो के स्टेट्समैन, जो राजमर्मज्ञ पुस्तक हैं उससे लिया। विधि का शासन होगा और मिश्रित संविधान होगा। ये किससे लिया? द लॉज। प्लेटो की कौन सी पुस्तक? द लॉज से अरस्तु ने कहा, कुछ चीजें ली, उसमें ली कि विधि का शासन लिया, एक मिश्रित संविधान लिया, जो अपन ने प्लेटो में पढ़ा था। प्लेटो और अरस्तु दोनों अरिस्टोक्रेसी क्या होती है? कुलीन तंत्र को अपना क्या मानते थे? आदर्श मानते थे। सबसे अच्छी व्यवस्था किसको मानी? कुलीन तंत्र को मानी। प्लेटो दार्शनिक राजा के बारे में जिक्र करता है कि शासन कौन चलाएगा? दार्शनिक राजा को चलाएगा। जबकि अरस्तु कानून का शासन मानता है। किसका शासन मानता है? कानून का शासन मानता है। प्लेटो के बारे में बात करते हैं। प्लेटो कौन है? राजनीतिक दर्शन का जनक। किसका जनक? राजनीतिक दर्शन का जनक है। ये आदर्शवादी है। और अरस्तु राजनीति विज्ञान का जनक है, ये यथार्थवादी है। प्लेटो निगमनात्मक पद्धति का प्रयोग करता है। कौन सी पद्धति का? निगमनात्मक। अब निगमनात्मक पद्धति हमने प्लेटो में पढ़ी है कि पहले टारगेट फिक्स कर लो और टारगेट अचीव करने के लिए काम बाद में करो, ये निगमनात्मक पद्धति थी। और अरस्तु इसके विपरीत आगमनात्मक पद्धति का प्रयोग करता है। कुछ और भी अध्ययन पद्धतियां हैं, आगमनात्मक, तुलनात्मक, विश्लेषणात्मक, ऐतिहासिक और स्वोद्देश्यात्मक, मतलब टेलियोलॉजी, जो अपने प्लेटो में भी पढ़ी है। अरस्तु कहता है कि मानव 2 चीजों से बनता है, एक तो मैटर्स है, एक फॉर्म्स है। जो मैटर का मतलब होता है जड़, शरीर, द्रव्य, और फॉर्म का मतलब होता है आत्मा, स्वरूप। जड़, शरीर, द्रव्य, ये तो क्या है? ये तो नाशवान है, इनका तो नाश होना तय है। लेकिन फॉर्म क्या है? ये अजर अमर है ना। शरीर किससे बनता है? द्रव्य किससे बनता है? मैटर किससे बनता है? गति व परिणाम का आधार है। ये किसका आधार है? गति का, परिणाम का आधार है। अब इन्होंने गति परिणाम के 4 कारणों से समझाया है इनको।
ये महत्वपूर्ण चीज़ है, इनको आप थोड़ा सा देख लेना। गति व परिणाम के 4 कारण। भाई गति व परिणाम क्यों उत्पन्न होते हैं? जैसे पहली चीज उपादान कारण, दूसरी चीज निमित्त कारण, तीसरा औपचारिक कारण, चौथा अंतिम कारण। इनको आप बढ़िया रहेगा कि इंग्लिश में याद करो। मटेरियल कॉज, एफिशिएंट कॉज, फॉर्मल कॉज और फाइनल कॉज। उपादान मटेरियल तो पदार्थ जिसमें वह बना है, जिससे वह बना है, इसमें क्या लेंगे? सिर्फ मटेरियल लेंगे अपन, क्या लेंगे? मटेरियल लेंगे। दूसरी बात निमित्त या एफिशिएंट में क्या लेंगे? निर्माता को लेंगे, जिसमें जो क्या है? खुद गति का परिणाम है। भाई मटेरियल को क्या करेंगे अगर निर्माता ही नहीं रहेगा तो? फिर वस्तु का सार भाई अपने को इस मटेरियल से बनाना क्या है? निर्माता देखेगा कि इसको बनाना क्या है, तो उसके दिमाग में छवियां बनेगी, तो वो क्या है? वो वस्तु का सार है। और लास्ट में उद्देश्य, उद्देश्य मतलब इसको बना क्यों रहे हैं, इसके कारण क्या है? तो वही जैसे मान लो संगमरमर है, संगमरमर से कुछ बनाना है तो किसकी जरूरत पड़ेगी? मूर्तिकार की जरूरत पड़ेगी। और मूर्तिकार के मस्तिष्क में फिर स्वरूप उभरेगा और फिर मूर्ति बनाने की, प्रतिमा बनाने के उद्देश्य को देखेंगे। जैसे माँ कारज, किसी को भी संतान उत्पत्ति के लिए क्या जरूरत है? माँ कारज जरूरी है। उसमें फिर पिता का वीर्य आएगा, फिर प्राणी का स्वरूप आएगा, फिर फाइनल में क्या बन जाएगा? जन्म का लक्ष्य। क्या देखेंगे भाई? जन्म का लक्ष्य क्या है? इन सब चार चीजों किसका आधार है? ये गति और परिणाम का आधार है। आगे बढ़ते हैं। अरस्तु ने ज्ञान की 3 श्रेणियां बताई है। कितने श्रेणियां? 3। इस हिंदी में भी है, लेकिन अपन क्या करेंगे? इंग्लिश में याद रखेंगे। थ्योरिया, एक पोइसिस, एक प्रेक्सिस। एक तो थ्योरिया, एक पोइसिस, एक प्रेक्सिस। थ्योरिया, पोइसिस, प्रेक्सिस। थ्योरिया में कैसा ज्ञान है? सैद्धांतिक ज्ञान है। पोइसिस में उत्पादक ज्ञान है और प्रेक्सिस में व्यवहारिक ज्ञान है। इसमें थिंकिंग, मेकिंग और डूइंग। जो थ्योरिया है उसमें धर्मशास्त्र को पढ़ेंगे, गणित को और भौतिकी को। पोइसिस में अलंकार शास्त्र और साहित्य को, और प्रेक्सिस में नीति शास्त्र और राजनीति शास्त्र को। सर्वोच्च ज्ञान कौन सा है? सर्वोच्च ज्ञान भी प्रेक्सिस ही है, जो व्यवहारिक ज्ञान है, जो अपने डूइंग मतलब जिसको अपन करते हैं, सिद्धांतों को किस में डालते हैं? व्यवहार में डालते हैं। ये कौन सा है? प्रेक्सिस। राज्य। अब राज्य से संबंधित क्या क्या बातें बताई है अरस्तु ने? राज्य क्या होगा? अवयव होगा, मतलब राज्य किन्हीं किन्हीं अंगों से मिलकर राज्य पूर्ण रूप से बना होगा, छोटे छोटे अंशों से मिलकर, मतलब आंगिक होगा, जिसके अंगों के जैसे शरीर होता है, हाथ पैर आंख नाक कान से मिलकर पूरी शरीर बनता है, वैसे ही राज्य भी क्या बनेगा? आंगिक राज्य होगा, जिसका निर्माण नहीं होगा, जिसका क्या होगा? विकास होगा। पहले एक हाथ बनेगा, दूसरा हाथ बनेगा, फिर क्या बनेगा? ऐसे करके क्या बन जाएगी? पूरी बॉडी बन जाएगी। राज्य प्राकृतिक होगा। प्राकृतिक मतलब इसका किसी के द्वारा विकास निर्माण नहीं किया गया, बल्कि स्वतः ही विकास हुआ इसका, इस वजह से क्या होगा? प्राकृतिक होगा, स्वाभाविक होगा। और ये कैसी संस्था है? ये नैतिक संस्था होगी। अरस्तु कहता है कि मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी है। और अगर वो सामाजिक प्राणी नहीं है तो या तो वो पशु है या फिर वो देवता है। कौन कहता है? ये अरस्तु कहता है। आगे बढ़ते हैं। राज्य क्या है? एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशन, मतलब एसोसिएशन का एसोसिएशन है, ये साहचर्यों का साहचर्य है। राज्य क्या है? बहुत सारे लोगों का समूह है, बहुत सारे अंगों का समूह है, और उनका भी क्या है? उनका भी समूह है, मतलब ये साहचर्यों का समूह है, साहचर्यों का साहचर्य है, एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशन। अब समाज के वहाँ रहने वाले लोगों के अरस्तु ने 6 वर्ग बताए। कितने वर्ग बताए? 6 वर्ग बताए हैं। अब उनमें कौन कौन से आ जाते हैं 6 वर्गों में? एक तो कृषक, खेतीदार जो किसान, दूसरे शिल्पी, तीसरे योद्धा, संपत्तिशाली धनवान व्यक्ति, पुरोहित और शासक। कितने हो गए? 6। अब पोलिस या नगर राज्य के प्रयोजन पढ़ेंगे। भाई पोलिस या नगर राज्य हैं तो उनके प्रयोजन क्या क्या है? वो कार्य क्या क्या करते हैं? वो करते हैं मनुष्य की नैतिक व आर्थिक आवश्यकता पूर्ण करते हैं। मनुष्य में जो नैतिक आवश्यकता है, जो आर्थिक आवश्यकता है, उसको पूर्ण करते हैं। कौन? पुलिस। शिक्षा उपलब्ध कराना, शिक्षा उपलब्ध कराना भी किसका काम है? पुलिस का काम है। नैतिक भलाई की सामाजिक पूर्व शर्तें प्रदान करना, नैतिक भलाई के लिए कैसी शर्तें? सामाजिक पूर्व शर्तें भी प्रदान करता है। राज्य का अस्तित्व उदात्त कार्यों के लिए है, मात्र साहचर्य के लिए नहीं है। मतलब राज्य सिर्फ साहचर्य इकट्ठा होने के लिए, सब समूह का संगठन बनने के लिए राज्य नहीं है, बल्कि किसके लिए है? उदात्त कार्यों के लिए, जिससे दूसरों की भलाई हो, ऐसे कार्यों के लिए। अब आंगिक राज्य तो हमने कह दिया, लेकिन कैसे आंगिक राज्य? अरस्तु कहता है कि पहले परिवार बना, फिर परिवारों से ग्राम बने, और बहुत सारे ग्रामों से क्या बने? राज्य बने। अतः राज्य क्या है? एक सावयव संस्था है। प्लेटो कहता है कि राज्य व्यक्ति का विराट रूप है, मतलब व्यक्ति बना फिर व्यक्ति से ही राज्य बना, लेकिन अरस्तु क्या कहता है कि राज्य परिवार का विराट रूप है। यही अंतर है कि प्लेटो तो व्यक्ति का विराट रूप मानता है, अरस्तु परिवार का विराट रूप मानता है।
अब अरस्तु कहता है कि राज्य जो है व्यक्ति से पहले है। क्या कहता है? व्यक्ति से पहले। जैसे शरीर जैसे अंग शरीर पहले हैं और अंग बाद में है, वैसे राज्य पहले हैं और व्यक्ति बाद में है। मतलब व्यक्तियों के बनने से राज्य बनता है, राज्य, लेकिन राज्य सबसे महत्वपूर्ण है। राज्य में सभी आ गए। और राज्य कैसी है? आत्मनिर्भर संस्था है। कैसी संस्था है? आत्मनिर्भर संस्था है। और अरस्तु ये भी कहता है कि युद्ध से अच्छा क्या है? युद्ध से अच्छा शांति है। मतलब युद्ध क्यों होना चाहिए? शांति के लिए होना चाहिए। युद्ध बेवजह और कारणों के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि युद्ध होना चाहिए शांति के लिए, और काम होना चाहिए आराम के लिए। मतलब अगर आप युद्ध करते गए, उससे कोई फायदा आपको मिला ही नहीं, शांति हो ही नहीं रही, तो उसका युद्ध का भी कोई अच्छा परिणाम नहीं है। और आप काम ही काम कर रहे हो पूरे जीवन भर ही, तो ये भी अच्छी बात नहीं है। काम होना चाहिए ताकि आपको उससे क्या मिले? आपको आराम मिले। कार्य व अवकाश दोनों आवश्यक हैं, पर अवकाश ज़्यादा श्रेष्ठ है। अवकाश मतलब शांत बैठना, मेडिटेशन करना, तार्किकता के लिए करना, ज्ञान इकट्ठा करना, ये अवकाश के बारे में कहा है अरस्तु ने। अरस्तु कहा कि कार्य करना भी अच्छी चीज़ है, लेकिन अवकाश लेना उससे ज़्यादा अच्छी चीज़ है। नागरिकता की अवधारणा, सर्वोत्तम जीवन पद्धति, सद्गुणों का विकास, राजनीतिक जीवन, इनका आधार अवकाश ही है। अगर नागरिकता से संबंधित चीज़ें हो, सर्वोच्च जीवन पद्धति जीनी हो, सद्गुणों का विकास करना हो, राजनीतिक जीवन में अच्छी पकड़ करनी हो, तो आपको क्या लेना चाहिए? आपको अवकाश लेना चाहिए। अब अरस्तु कहता है कि अवकाश आनंद है, सुखानुभूति है, तार्किकता है और ज्ञान के लिए सक्रिय रहना है। मतलब इन सब चीज़ों के लिए अवकाश लेकर, इन सब चीज़ों के लिए कार्य करना ही अवकाश है। ये नहीं कि आप सो रहे हो, निठल्ले बैठे हो, आलस आ रहे हैं आप लोगों को, तो ये अवकाश नहीं है। अरस्तु की भाषा में अवकाश का मतलब ये है। तो अरस्तु के लिए जो बाकी जानकारी है अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।